नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों जमीन रजिस्ट्री महंगी करने और बिजली के बिल में हाफ कटौती 400 यूनिट तक नहीं करने को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। लगातार एक के बाद एक कहीं आंदोलन, प्रदर्शन, ज्ञापन, तमाम तरह से सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है और अपने समय के कार्यकाल की तुलना से इस सरकार के कामकाज की तुलना की जा रही है। उधर दूसरी तरफ ये बेगाने जब तक आरोप लगा रहे थे तो पार्टी के पास, सरकार के पास या बीजेपी के पास ये कहने का मौका था कि इनका तो काम ही आरोप लगाना है, पर इन मुद्दों को लेकर क्या अपने भी हमलावर हो गए हैं। कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने चिट्ठी लिख दी है सीएम को और कहा है कि जो रजिस्ट्री के दाम आपने बढ़ाए हैं, जमीनों की रजिस्ट्री के गाइडलाइन के दाम आपने बढ़ाए हैं, वो जनहित में के खिलाफ है, उसे तुरंत वापस लीजिए। अब कांग्रेस अगर आरोप लगाए तो हो सकता है उसमें सियासत है, पर जब अपने भी निशाना बनाएं तो फिर दिखती बीजेपी की आफत है। इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। तो सरकार ने अभी अब से कुछ दिनों पहले ही जमीन गाइडलाइन के जो दाम हैं रजिस्ट्री के वो बढ़ा दिए हैं, यानी सरकारी रजिस्ट्री का जो शुल्क लगता है जमीनों पर वो महंगा हो गया है बहुत ज्यादा। कांग्रेस का आरोप है 100-200 कहीं कहीं 300-400% तक महंगा हुआ है। इस पर भूपेश बघेल पूर्व सीएम क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं और किस तरह से श्याम बिहारी जायसवाल इस फैसले को जनहित में उठाया गया कदम बता रहे हैं वो भी सुनिए। मैं सरकार के फैसले से असहमत हूँ। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सरकार में मेरी चलती नहीं है, ये दोनों बात एक साथ कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि कलेक्टर गाइडलाइन में उस समय हम लोग बंद किए थे और 30% कमी किए थे, तो उसके कारण से रियल इस्टेट लोग छोटे भूखंड खरीद पा रहे थे, बेच पा रहे थे। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अपने सपने साकार कर पाते थे कि ज़मीन खरीदे, अपनी ज़मीन में मकान बना लेते थे। रेट है उसमें न खरीद पाएंगे न बेच पाएंगे। ये और बहुत बड़े लोग हैं जो भक्त मतलब उनके आका के जो बहुत करीबी लोग हैं, शायद उनके लिए कुछ योजना लेकर आ रहे हैं। जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में जो संशोधन किया गया है उस पूरे प्रक्रिया को समझना पड़ेगा और उसके लिए जल्द ही हमारी सरकार जो है उसको प्रचार प्रसार के लिए उसमें जो क्लाज हैं, चूँकि ऐसा एक वातावरण तैयार किया गया है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी जो अलग अलग इस कार्य में लगे हुए हैं, खरीद बिक्री भी करते हैं और जो इंडिविजुअल जो व्यापारी हैं, किसान हैं, अन्य विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से बराबर वो संपर्क कर रहे हैं। अगर उसमें कोई विसंगति होगी तो उस पर जो है हम चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से प्रदेश के लोगों के हित में सरकार उसको रखेगी। वहीं बिजली के दामों को लेकर के भी प्रदेश में संग्राम हुआ है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष कह रहा है कि हमने 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल माफ किया था और बीजेपी की सरकार ने 100 से बढ़ाकर अब जाकर 200 किया है, जो हमारी छूट से करीब आधा है और उसे पूरा 400 यूनिट तक किया जाए। इस पर अरुण साहब क्या कह रहे हैं, दीपक बैच किस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये भी सुनिए। ऊर्जा राहत जन अभियान MURJA राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान राज्य में 1 दिसंबर 2025 से लागू है। 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50% छूट का लाभ मिलेगा। बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके। ये कैसा निर्णय है? सिर्फ एक साल के लिए 200 यूनिट बिजली बिल ऑफ योजना, वो भी 401 यूनिट अगर बिजली बिल आएगी तो उसको भी नहीं मिलेगा। 400 यूनिट तक का और उससे ज्यादा भी अगर बिजली बिल आए तो भी 400 यूनिट तक का बिजली बिल ऑफ योजना पूरी 5 साल कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की आम जनता को दिया। लेकिन इस सरकार के निर्णय से जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं समझता हूं सरकार का ये अव्यवहारिक निर्णय है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने, ये रहे हमारे आज के सवाल। छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री हुई महंगी, बृजमोहन अग्रवाल ने फैसले को बताया जन विरोधी।
कांग्रेस के बाद अपने भी साध रहे निशाना, महंगी रजिस्ट्री बिजली बिल का मिल रहा ताना। कांग्रेस बोली विरोध में जमकर होगा आंदोलन, राहत नहीं मिलने तक छेड़ेंगे रण। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री की बड़ी दर वापस होगी, कांग्रेस के बाद बीजेपी के नेता भी दुखी। भाई अब बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के कि यह गलत फैसला है। सीधे कर लेता हूं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनिल द्विवेदी जी जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता के.एस. चौहान साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी, ये बृजमोहन अग्रवाल जी ऐसा लग रहा है कि आजकल आपके ज्यादा काम आ रहे हैं। थैंक यू बोलते हैं कि नहीं आप उन्हें अनऑफिशियली? बिल्कुल अभिलाष जी, देखिए जिनका भी जनता से सरोकार है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों, सरकार के जनविरोधी निर्णय के खिलाफ बोलना, उन सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना सबका नैतिक कर्तव्य है। बृजमोहन जी को छत्तीसगढ़ की और ख़ासतौर पर राजधानी रायपुर की और रायपुर जिले की, रायपुर लोकसभा की जनता ने बड़ी जवाबदारी दे के लोकसभा में भेजा है। ऐसे जनहित के विरोधी फैसलों के खिलाफ जो है ये चिट्ठी लिखना ही है उनको, तो मोदी शाह को चिट्ठी लिखे, जिनके हाथ में कुछ करवाने की इस सरकार से क्षमता है। लोकसभा में उठाएं, जिस अव्यवहारिक निर्णय से करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर संकट उत्पन्न हो गया। अभिलाष जी, रियल एस्टेट कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। ऐसे अनाप शनाप गाइडलाइन रेट जो है 10-10 गुना तक जब वृद्धि होगी तो इसका असर जो है भवन निर्माण पर भी पड़ेगा। छोटा भूखंड खरीद के अपना घर बनाने का जो सपना है आम आदमी का, वो भी टूट रहा है। तो बृजमोहन जी को तो लोकसभा में उठानी चाहिए, इस जनविरोधी सरकार के निर्णय के खिलाफ जो है केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराना चाहिए। पहले भी पिछले 1 साल में आप देखेंगे तो लगभग दर्जन भर चिट्ठी बृजमोहन अग्रवाल जी लिख चुके हैं। युक्तियुक्तकरण के जो अव्यवहारिक फैसले थे उसके खिलाफ भी उन्होंने 3-3 चिट्ठियां लिखी। कोई असर तो इस सरकार में दिखता नहीं बृजमोहन जी का या उनकी आपत्ति का। मूल बात जो है, गाइडलाइन दर जो है पूरी तरह से अव्यवहारिक है, जनता विरोध में है। आपने देखा कि दुर्ग में, बिलासपुर में, राजधानी रायपुर में, कोरबा, रायगढ़, पूरे प्रदेश में जनता इसके खिलाफ धरने पे बैठी है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसमें भाजपा के लोग भी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से यदि पूछे तो इसके खिलाफ जो है भाजपा के लोग भी व्यथित हैं, भाजपा के लोग भी पीड़ित हैं। लेकिन अधिनायक बात है, यहाँ असहमति के लिए कोई जगह नहीं है। बर्बरतापूर्वक महिलाओं पर लाठी चलाई जा रही है, व्यापारी खदेड़े जा रहे हैं। ये तो माना जाता है कि व्यापारी वर्ग जो है वो सरकार के खिलाफ एकदम से खड़ा नहीं होता। तो आज जो व्यापारी वर्ग उनके खिलाफ खड़े हैं, उनके निर्णय के खिलाफ खड़े हैं, तो इस सरकार को सोचना चाहिए, अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। जहां तक बिजली बिल का मामला है, ये सरकार जो है कल कैबिनेट के निर्णय में एक ठगने का काम जो है इनके दावे के विपरीत है। कांग्रेस की सरकार ने जब ये योजना शुरू किया था तो 400 यूनिट तक छूट का लाभ सभी को मिलता था, छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, सारे घरेलू कनेक्शन वालों को। अगर आपका खपत 1000 भी है तो 400 तक हाफ होगा, उसके बाद पूरे दर से लगेगा। लेकिन इस सरकार ने जो 200 कर दिया उसको, उसमें भी जो शर्त लगाया गया है 400 से जैसे ही पार होता है तो आपका जो सब्सिडी है 0 हो जाएगा। विलास जी, मतलब आपको 1 नया पैसा की भी छूट नहीं मिलेगी। पहले यूनिट से ही आपको बढ़े हुए दर पर, पूरे दर पर आपसे वसूला जाएगा। ठीक है। जो सरकार के दावे हैं हकीकत उससे उलट है। गाइडलाइन को लेके तो पूरे प्रदेश में आक्रोश है सरकार के खिलाफ। अव्यवहारिक है, एक तरफा निर्णय थोपा गया है। अपने संपत्ति का वैल्यूएशन ये अनाप शनाप बढ़ाना चाहते हैं और इसमें किसी का कोई सरोकार नहीं है। आम व्यक्ति का जो सपना है घर बनाने का, इससे वो टूट रहा है। चलिए ठीक है। के.एस. चौहान साहब, ये अच्छा, चौहान साहब से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा। अनिल द्विवेदी जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अनिल द्विवेदी जी, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी द्विवेदी जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, सुन रहा हूं जी। अभी तक कांग्रेस आरोप लगा रही थी और व्यापारी प्रदर्शन कर रहे थे, तो हो सकता है कुछ व्यापारियों का नुकसान हो रहा हो, और कांग्रेस तो खैर विपक्ष में तो आरोप लगाएगी, सत्ता पक्ष ये दलील देता था, पर जनता का फायदा ऐसे बताते थे। अब ये ऐसा कैसा गणित है कि जो बृजमोहन जैसे बड़े नेता, कद्दावर नेता, जनप्रतिनिधि, लोकसभा में जो अभी इस वक्त है मंत्री रहे हैं, तमाम, इतना मुझे लगता है उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस अधिकारी, मंत्री या जनप्रतिनिधि बहुत कम होंगे अभी, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है ये गणित जो है जमीनी रजिस्ट्री महंगी करने का। तो बीजेपी अपने लोगों को ही कन्विंस नहीं कर पा रही है क्या? बिल्कुल अभिलाष जी, देखिए अभी मतलब यहाँ की सरकार में अभी बीजेपी है और विष्णुदेव साय सरकार अभी काम कर रही है। नारा दिया था उन्होंने कि हमने बनाया था हम ही संवारेंगे।
और उसी तर्ज पर सरकार चल रही है। प्रत्येक सरकार का ये धर्म होता है, दायित्व होता है कि यदि प्रदेश को अच्छे से चलाना है तो राजस्व हासिल होना चाहिए, खजाना भरपूर होना चाहिए, ताकि आप जन कल्याणकारी योजनाएं चला सकेंगे, ताकि आप अपनी डेवलपमेंट योजनाओं को पूरा कर सकेंगे, ताकि राज्य को एक नए रास्ते, विकास के रास्ते पर ले जा सकेंगे। और इस दृष्टि से यदि इस सरकार ने यह फैसला किया है कि जमीनों की जो कलेक्टर गाइडलाइन है उसको बढ़ाया, उस पर वृद्धि की है, अब इसकी समीक्षा हो रही है, जनता भी इसका प्रतिक्रिया दे रही है, नेता भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कांग्रेस तो है ही विपक्ष में, वो तो प्रतिक्रिया देगी ही। लेकिन जो आपने बात कही कि जो सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो सवाल उठाया, उस सवाल के उठने के बाद ये सामने आया है कि खुद भाजपा के नेता और कुछ कार्यकर्ता भी इस फैसले से खुश नहीं है। बृजमोहन जी का यदि बात को मान लें तो जो नई कलेक्टर गाइडलाइन तय हुई है उसके मुताबिक 5 से 9% तक जमीन की दरें 5 से 9 गुना तक जमीन के रेट बढ़ गए हैं। एक तरफ मोदी सरकार ये बहुत कल्याणकारी काम कर रही है कि वो पीएम आवास दे रही है, गरीबों को छत बनाने का मुहैया करा रही है, और दूसरी तरफ यदि आप जमीनें महंगी होगी सरकार के किसी फैसले से तो उससे गरीब का जमीन लेकर के घर बनाने का सपना उससे धूमिल होता है, रजिस्ट्री महंगी हो जाती है। तो मैसेज ये जाता है कि हर जगह टैक्स की वसूली या जनता की जेब पर जो है वो वसूली की काम शुरू हो रहा है, जनता के जेब पर एक तरह से खर्च बढ़ रहा है। अभी सरकार, लेकिन सरकार का फैसला ऐसा नहीं कि वापस नहीं होता है। बिजली दर अगर भाजपा सरकार ने बढ़ाई थी उसको अभी उन्होंने कम किया है, क्योंकि उन्हें लगा कि जनता इसको सहमत नहीं है, और इसलिए उन्होंने जनता का बोझ हल्का करने के लिए बिजली की दरें कम की। इसी तरह सरकार अभी संकेत दे रही है, जैसे अभी हम सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी, उन्होंने भी यह मंतव्य जारी किया है कि यदि सरकार, क्योंकि यह फैसला कैबिनेट का फैसला था, यह सामूहिक फैसला था, मुख्यमंत्री जी की इसमें सहमति रही होगी, और इसलिए जब कोई फैसला होगा तो उसमें भी सर्वानुमति के साथ ही उसको वापस लिया जाएगा। इसलिए जनता के हित में जमीन के दाम यदि बढ़ गए हैं, यह फैसला कहीं ना कहीं यदि जनता के लिए कष्टदायी साबित हो रहा है तो उसमें बैक हुआ जा सकता है। हमने केंद्र में भी देखा था कि किसान आंदोलन यदि अब शुरू हुआ तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने अपने फैसलों को थोड़ा बैक किया। ये जनता के द्वारा किया गया फैसला, इसे कोई हिटलर शाही नहीं है, ये कोई रोड लेरर सरकार नहीं है। तो यदि मोदी सरकार अपने फैसले पर वापस हो सकती है तो ये विष्णुदेव साय सरकार भी है, जनता के हित में कहेगी कि कलेक्टर गाइडलाइन यदि कुछ ज्यादा हो गई है उनको कम कर लिया जाए, रजिस्ट्री का परसेंटेज ज्यादा हुआ है वो यदि कम कर लिया जाए, तो सब कुछ सर्वानुमति से तय होगा। सरकार विशेषज्ञों से राय मशविरा कर रही है, और जो इस क्षेत्र में जो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लगे हुए हैं उनसे भी रायशुमारी करके किसी अच्छे नतीजे पर सरकार को पहुंचना चाहिए। और यदि बीजेपी कह रही है कि हम तो रामराज देने वाली सरकार है, हम जनता के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है, तो जरूर अपने सांसद बृजमोहन अग्रवाल की बात को सुनने का साहस दिखाना चाहिए। ठीक है, के चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, बृजमोहन अग्रवाल जी समझ नहीं पा रहे हैं क्या जो इतनी अच्छी आप लोग नीति लेकर आ रहे हैं? तो उन्हें एक बार ओपी चौधरी से मिलवा दीजिए सर, वो सार्वजनिक तौर पर परेशान है, वो कह रहे हैं कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है, पब्लिक के हित में नहीं है। या आपको लग रहा है कि वो नाराज हैं इसलिए ऐसा आपको असहज स्थिति में डाल रहे हैं? देखिए ऐसा है विलास जी, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले वो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि उसको उनको किसने बनाया है? तो छत्तीसगढ़ की जनता ने बनाया जी। उनके बिहाफ में क्वेश्चन उठाना उनका कर्तव्य है, भले वो सदन में उठाए, भले वो पत्र लिख के उठाए। अगर ये उठाते हैं और ये इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार का निर्णय गलत है, क्वेश्चन उठाना सही है, सही बात है, और उसका तर्क संगत जो है उसको जवाब भी दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर ये क्वेश्चन उठाते हैं ये गलत है, और उसको क्या बोलेंगे? जब आप मोहन मरकाम डीएमएफ घोटाले के बारे में बोलते थे उसको क्या बोलेंगे? कि जब बृहस्पति सिंह रिश्वतखोरी के बारे में बोलते थे उसको क्या बोलेंगे? कि टीएस सिंहदेव जब जंगल कटने के बारे में बोलते थे उसको क्या बोलेंगे? जब टीएस सिंहदेव अपने विभाग से इस्तीफा दे देते थे उसको क्या बोलेंगे? उसको ये बोलेंगे कि सर वो नहीं सुनेगा इसलिए सत्ता से चली गई कांग्रेस। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बता रहा हूं ना, आपने पूछा ना, मैं बता रहा हूं, ये बात हम उनको बोलते थे, वो भी नहीं मानते थे। अभिलाष जी, सिर्फ यही कारण नहीं था कि ये सत्ता में चले गई, ये इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। इन्होंने 90 से 95% जो अपने
भाई वही तो कह रहे हैं कि इनको जब चीजें बताई जाती थी तो ये भी नहीं मानते थे कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। सुन लीजिए अभिलाष जी, अभिलाष जी, सबसे मेन बात यह है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो अगर कोई कटौती कर रही है या बढ़ा रही है तो वो अपने जेब में पैसा लेके नहीं जा रही है सरकार। मंत्री और जनप्रतिनिधि की बात दूसरी है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ का पैसा किस में जाएगा? 1200 करोड़ रुपए पर अगर ये चोरी रोकी जाती है तो वो 1200 करोड़ किस में जाएगा? तो वो छत्तीसगढ़ के खजाने में जाएगा। तो सर जीएसटी काहे कम कर दिए? जीएसटी भी तो भारत सरकार के खजाने में जा रहा था, मोदी जी ने जीएसटी कम कर दिया। वो लगाना ज्यादा था तो कम कर दिया, इंटेंशन थोड़ी खराब था उसमें। आप बोलने नहीं देंगे तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। अच्छा बोलिए सर। मैं ये बोल रहा हूं 1200 करोड़ रुपए जो आएगा वो किसके खजाने में जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के खजाने में जाएगा ना, कि भारतीय जनता पार्टी के खजाने में जाएगा। और छत्तीसगढ़ का खजाना किसका है? किसी पार्टी का नहीं है। वो छत्तीसगढ़ का खजाना आम छत्तीसगढ़िया का है, उसके उद्धार के लिए लगा जाएगा। दूसरी बात, अगर हम ये बढ़ाते हैं और ये किया धरा किसका है? वो किया धरा जो है ये भूपेश सरकार का है, जो उन्होंने 5 साल तक कोई नहीं बढ़ाया सिर्फ इसलिए कि अपने आदमियों को और 2 नंबर का पैसा वो संजो सके और उनको फायदा पहुंचा सके। उसका खामियाजा किसको? एक साथ जो हो रहा है, मैं मानता हूं, देखिए कोई भी एक साथ आप एक चीज बढ़ा देंगे, ये एक्चुअल में बढ़ाई नहीं गई है। मैं ये भी बात आपको बता रहा हूं, हाँ, ये बढ़ाया नहीं गया है। ये जो कम था उसको बराबर किया गया है। वो आप कहते हैं सर, वो गणित में इसको बढ़ाना कहते हैं, आम लोगों की भाषा में बढ़ाना कहते हैं। सत्ता पक्ष में इसे एडजस्ट करना कहेंगे, युक्तियुक्तकरण करना कहेंगे, विपक्ष इसे कहेगी कि जबरदस्त मार है, लेकिन आम आदमी के लिए बढ़ाना है सर ये। जी बोलिए। क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं ये आम आदमी के लिए बढ़ाना है, इसके लिए आप डेफिनेशन कुछ भी दे सकते हैं। उन्हें पहले जितना देना था उससे ज्यादा देना पड़ रहा है। नहीं, आप ये बात बताइए अभिलाष जी कि अगर जो मार्केट वैल्यू है अगर उतने का ही शुल्क लिया जाता है तो क्या ये जमीन के रेट बढ़ जाएंगे? बिल्कुल बढ़ गए सर, पहले कम था, बढ़ गए। एक चीज पता है, मार्केट वैल्यू आपके हिसाब से तय आपने कर दी, 2 साल तक मार्केट वैल्यू वही थी, 2 साल बाद अचानक आपको लग गया आपने बढ़ा दी। अपने हिसाब से नहीं किए हमने। तो किसके हिसाब से किए? मार्केट के हिसाब से की है। तो 2 साल पहले 2 साल से वही मार्केट वैल्यू थी ना सर। बढ़ाना गलत नहीं है, आप समझिए चौहान साहब, बढ़ाने में दिक्कत नहीं है। जो अनुपात, जो रेशो है ना बहुत ज्यादा हो गया, ये लोगों की क्या रेशियो हो गया? आप मेरे को बता दीजिए ना, क्या रेशियो हो गया? बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं, मुझे तो नहीं आता, बृजमोहन अग्रवाल जी मुझसे ज्यादा समझदार हैं और पढ़े लिखे हैं, और वो छत्तीसगढ़ को समझते, वो कह रहे हैं 5 से 9 गुना बढ़ गया रेट जमीनों का, वो ये कह रहे हैं सर, मुझे ये पता है। चिट्ठी में लिख के 5 से 9 गुना क्या हर जगह बढ़ गया है सर? मुझे जहां की संगतियां थी, सुन लीजिए अभिलाष जी, मैं उस चीज को क्लियरिफिकेशन कर रहा हूं जी। क्या 5 से 10 गुना जो बढ़ा है वो जहां पर बहुत ज्यादा विसंगति थी वहां पर नहीं बढ़ा? क्या एक रोड के सामने और उसके 22 गुना, उसके सामने जो जमीन थी वो 22 गुना का अंतर था, क्या उसको नहीं ना बढ़ाया जाए, विसंगति दूर ना की जाए? ठीक है। मैं आप अगर बोलेंगे कि एवरेज अगर 5 से 10 गुना या 10 गुना या 20 गुना बढ़ गया तो ऐसा नहीं। चौहान साहब, मैं देखिए, मैंने एक बार हमने इस पर डिबेट की थी, कांग्रेस के आरोप थे। अब मैं ये सोच रहा हूं कि जब आपको पता है, वित्त मंत्री साहब को पता है, पूरी सरकार को पता है, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी को नहीं पता है, तो ये फिर संकेत देता है सर कि ये लोग सही कहते हैं कि आप लोगों ने उनसे कम्युनिकेशन गैप बना लिया लगता है। एक बार उनको भी बता दीजिए सर कि ऐसा कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, आप किस संदर्भ में बोल रहे हैं ये मैं बहुत स्पष्ट जान रहा हूं कि आप किस संदर्भ में। मेरा ये बोलना है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, सदन में क्वेश्चन पूछता है, तो क्या उसको पहले से अंदाजा नहीं रहता है, पता नहीं रहता है? लेकिन जब उनको डिटेल में बता दिया जाता है, तर्क संगत बता दिया जाता है, आंकड़ों के साथ बता दिया जाता है, तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। दूसरी बात, मैंने जो आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, 4-5 मतलब कांग्रेस की नेताओं से पूछे, तो ये जब किसी विभाग से कोई मंत्री इस्तीफा दे देता है इसलिए कि 18 लाख आवास जो योजना थी वो आपने पूर्ण नहीं की और राज्यांश नहीं भरा है, इस वजह से हमें इस्तीफा दे रहा हूं, क्या ये नहीं बोला गया था? क्या ये विरोध नहीं था? बिल्कुल और ये लोग जो ये लेटर जो हम लोग लिखते हैं
जो हमारे सांसद दिखते हैं हम तो उजागर कर देते हैं, हमारी तो पारदर्शिता की सरकार है। लेकिन ये लोग जो लेटर लिखते होंगे वो पता नहीं कौन से कूड़ेदान में डाल देते होंगे, मालूम नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि कोई भी अचानक कोई भी मंत्री है अपने ठीक। विभाग से इस्तीफा नहीं देगा, पहले वो लेटर लिखेगा। ठीक है, मैं सुरेंद्र वर्मा जी के पास आता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी, देखिए ये बात कम से कम के.एस. चौहान साहब मान रहे हैं कि आप अकेले कंफ्यूज नहीं है, आप लोग अकेले भ्रम में नहीं है इसे लेकर के। वो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता, हम उनको सेटिस्फाई कर देंगे आंसर दे करके। इसका मतलब है कुछ तो ऐसा हुआ है कि लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं और उसे सेटिस्फाई करने की जरूरत है। कांग्रेस को ना करें, कम से कम पर बीजेपी के नेताओं को करना है। और मैं ये एवरेज मान के चलता हूं, मैं छत्तीसगढ़ की जनता की बुद्धिमत्ता पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं स्वाभाविक तौर पर जनप्रतिनिधि आम जनता से ज्यादा जागरूक होते हैं नए नियम कानून को लेकर। तो जब आम जनता से ज्यादा जनप्रतिनिधि जो जागरूक हैं, वो चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के सांसद हों जो सबसे ज्यादा सीनियर हैं, वो कंफ्यूज हैं, उनके मन में सवाल उठ रहे हैं, तो फिर क्या जनता के मन में भी सवाल उठ रहे हैं? और फिर क्या जैसे बृजमोहन अग्रवाल जी को चिट्ठी का जवाब चिट्ठी अब मीटिंग में बुला करके दे दिया जाएगा, सरकार को एक श्वेत पत्र ला देना चाहिए, इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, या जनता के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर स्टैब्लिश करना चाहिए? क्योंकि जब उनके इतने कद्दावर मंत्री कंफ्यूज हो रहे हैं या उनके मन में सवाल हैं, तो आम जनता के मन में है, अगर सेटिस्फाई कर पाए तो कर लीजिए। अभिलाष जी, चर्चा और समीक्षा तो नियम लागू करने से पहले होना चाहिए। भू राजस्व संहिता में पूरे देश में यह प्रावधान है कि यदि गाइडलाइन दर में इस प्रकार से बड़े पैमाने पर फेरबदल होता है तो उसका ड्राफ्ट सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित करना अनिवार्य है। फिर स्टेक होल्डर से प्रभावित किसानों से दावा आपत्ति मंगाने का नियम है। जी सुन लीजिए, 20 तारीख को लागू हुआ, 2 दिन पहले तक किसी को नहीं पता था कानून का। अभिलाष जी, मेरी बात आ जाए। बेटा वो जो ग्राफिक्स इतना बारीक है उसको 4 विंडो में डाल दिए, वो क्या दिखेगा? उसको फुल दिखा दो। बिना सर्वे के कुछ नहीं किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात है तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि आपके विभागीय फैलाइए, जो बहुत मंत्री थे महत्वपूर्ण उन्होंने विषय। विभाग से इस्तीफा क्यों दे दिया? बताइए मुझे कहां पर प्रकाशन हुआ इसका? और आपत्ति कब? एक मिनट चौहान साहब, ठीक है चौहान साहब आप बोले, सुरेंद्र वर्मा जी सुन रहे थे, चौहान साहब बोलने दीजिए उनको। बोलिए चौहान, सुरेंद्र वर्मा जी बोलिए प्लीज जी। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो पत्र लिखा है, इस सरकार से सवाल बिल्कुल नहीं पूछा है। उसने एक लाइन में यह कहा है कि यह निर्णय जन विरोधी है, यह निर्णय गलत है, इसको तत्काल वापस लिया जाए। वो सवाल नहीं पूछे हैं। जो नियम यह सरकार लागू की है उस निर्णय से लोग प्रभावित हो रहे हैं और यह पूरी तरह से अनुचित है, यह कहा है। दूसरी बात, 20 तारीख से लागू हुआ है, आज 4 तारीख हो गए, 14 दिन में यह बताए, यह राजस्व की बात करते हैं, कितनी रजिस्ट्रियां हुई? तो लोगों को ये जो है गलत रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। रजिस्ट्रियां कम होंगी इससे, क्योंकि जो ये इसमें असमानता गाइडलाइन दर और बाजार भाव को है। ये मीडिया रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। निमोरा में 15 लाख रुपए की जमीन थी जिसका बाजार भाव अभी भी लगभग उसके आसपास है। 1,41,00,000 किया गया है इस सरकार में। मतलब आप 30 लाख की जमीन खरीदेंगे, जो बाजार भाव है उसका गाइडलाइन रेट इतना है कि आपको 22 लाख रुपए रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार है डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, पूछ लीजिएगा। निमोरा यहां से 18 से 20 किलोमीटर है। केंद्रीय जहां पर 600 रुपया फुट गाइडलाइन रेट था इस नियम के लागू होने से पहले, अभी भी 400 से लेके 550-600 तक अभिलाष जी आपको जमीन मिल जाएगी। बहुत प्लाटिंग हुई है वहां पे। उसका रेट रखे हैं 4,200 रुपया प्रति फुट। रायपुर राजधानी में जो आपका स्टूडियो है उसके आसपास उस भाव में मिल जाएगा जमीन। तो आदमी निमोरा क्यों जाएगा? जिसको सस्ता मकान, सस्ती जमीन चाहिए, उनका सपना यह सरकार तोड़ रही है। मूल बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फोकस केवल अपना मुनाफा है। अपनी तिजोरी भरने के लिए जो वित्तीय संतुलन हुआ है, जो इनके कुप्रबंधन के कारण हुआ है, उसकी भरपाई के लिए पूरी जनता से ये वसूलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, स्वर्ण भूमि जो है सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो आमा सिवनी में है। सेफायर ग्रीन जो है वो भी आमा सिवनी में है। वहां गाइडलाइन दर जो है अभी इसके इनके निर्णय के बाद 2,000 रुपया फुट है, जबकि एक्चुअल रेट उससे ज्यादा है, तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये छिन छिन के अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बिल्डरों से साठ गांठ करके अनुचित इस प्रकार से अनुपात। ठीक है, अनिल जी के पास आता हूं। क्या होता है 1000% ग्रोथ। ठीक, पूरे देश में दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा ऐसी दूरदर्शितापूर्ण निर्णय का। अनिल जी देखिए, एक तरफ तो के.एस. चौहान साहब कह रहे हैं कि भाई 1200 करोड़ हम लेंगे तो हमारे खाते में थोड़ी आएगा, वो जनता के खाते में ही तो जाएगा, हम जनता पे तो खर्च करेंगे। अच्छा, उसमें ये नहीं बता रहे कि लेंगे किससे, जनता से लेंगे जाए और फिर जनता को लौटाएंगे। ये भाई आप अगर ऐसा था तो फिर जीएसटी को कम नहीं करना था मोदी सरकार को,
जनता से लेकर के जनता को ही तो दे रहे थे ना। वो तो कहते थे कि हम जनता पर इतना खर्च कर रहे हैं, तो फिर क्यों कम किया? तो जहां भार ज्यादा है वहां कम करना चाहिए। दूसरा, चाहे वो बिजली की बात हो या जमीन रजिस्ट्री की बात हो, कांग्रेस के साथ साथ अब अपने भी इस मुद्दे को इतना उछाल रहे हैं, तो क्या ये पॉलिटिकली सही डिसीजन होगा कि थोड़ा सा इसमें रोल बैक कर लें, पूरे नहीं तो कुछ दामों की को युक्तियुक्तकरण कर लिया जाए, जहां पर जो उदाहरण दे रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, या इसकी जो ग्रोथ है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, मार्जिनलाइज कर लिया जाए, या फिर इस पर पुनर्विचार किया जाए? या आपको लगता है कि अभी 2 साल ही हुए हैं सरकार को और खजाना भरना जरूरी है, क्योंकि लास्ट के फिर 1-1.5 साल फिर कुछ ना कुछ अच्छा करना होगा, तो ऐसा बाद में कर दिया जाएगा और फिर उस टाइम पर अपना क्रेडिट भी ले लेंगे कि देखिए जनहित में हमने कितना बड़ा कदम उठा दिया आज? देखिए अभिलाष जी, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को रोल बैक करने के कदम को बना करके रखना भी चाहिए। मैंने पहले भी उदाहरण दिए हैं कि किस तरह केंद्र सरकार ने भी अपने कुछ फैसले किए, बाद में उसको जनता के हित में वापस ले लिए। इसी तरह राज्य सरकार में भी ये चीजें होनी चाहिए। और यदि कोई सांसद ये सवाल उठा रहा है, पार्टी के लोग कोई बात रख रहे हैं, या विपक्ष भी यदि जनता के पक्ष में कोई बात कह रहा है, उसे मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर कुछ परसेंटेज कम किया जा सकता है तो कम किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जमीनों के दाम सिर्फ इसी सरकार में बढ़े हैं। मुझे याद है कि कभी हम 40-50 रुपए वर्ग फुट में जमीन खरीद लिया करते थे। आज उस जगह में 5,000 रुपए कम से वर्ग फुट में जमीन नहीं है। ये रेट कैसे बढ़े? हर सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं कि इतने जमीन के रेट क्यों बढ़ा दिए जाते हैं कि उसमें बिल्डर को फायदा होता है, लेकिन आम आदमी लगातार रजिस्ट्री शुल्क में, टैक्सेस में, जमीन की प्रॉपर्टी महंगी खरीदने में ही अपना सारा जिंदगी निकाल देता है। एक मकान बनाने में गरीब आदमी को पूरी जिंदगी निकल जाती है। और ये बात बिल्डरों के लिए बड़ा आसान होता है कि वो जमीन कहीं से खरीद ले और फिर उसको 6 रुपए में जमीन खरीदे और उसको 600 रुपए वर्ग फुट में बेच देते हैं। तो उनकी तरफ जरूर मुनाफा होता है, लेकिन आम आदमी का जो सपना है, जो सरकार वादा करती है कि रामराज दे रहे हैं, सरकारें कहती हैं कि हम जनता के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तो भाई इतनी गुंजाइश तो बनी रहने दीजिए कि आम आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक जमीन खरीदे और अपने मकान बनाने का सपना पूरा कर सके। आखिर केंद्र सरकार ने भी 18 लाख पीएम आवास क्यों बांटे? गरीबों के छत देने के लिए बांटे। तो एक तरफ तो आप 18 लाख पीएम आवास दे रहे हैं, दूसरी तरफ जमीनों को इतना यदि महंगा कर देंगे। मैं नहीं कहता हूं कि इसमें सरकार की गलत नीयत है, मैंने तो पहले क्लियर किया कि सरकार को यदि खजाना बनना है, सरकार को यदि पैसे बनना है, राजस्व कमाना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं रास्ते तो शुरू करने होंगे। और ये उसी रास्ते पे बढ़ाया गया एक कदम है। ये जरूर हो सकता है कि वृद्धि कुछ ज्यादा हो गई हो, 5 से 9 गुना यदि वृद्धि हो रही है, जैसा कि सांसद कह रहे हैं, तो बहुत ही अन्यायपूर्ण है। विपक्ष का भी इस पर बिल्कुल जो कदम स्टैंड है, मैं उसका समर्थन करता हूं। ये कम किया जा सकता है ताकि जनता को राहत मिल सके। अगर जमीनें इतनी महंगी हो जाएंगी तो वास्तव में आम आदमी सपना नहीं बना पाएगा। और अभी बताऊं मैं आपको, हाउसिंग बोर्ड को यदि हम देख लेते हैं, हाउसिंग बोर्ड के जो मकान 10-10, 12-12 लाख के थे, आज वो मकान बढ़ करके 24-30 लाख रुपए तक हो गए हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सरकार में हुए हैं, ये सभी सरकारों में हाउसिंग बोर्ड के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। इतने रेट कैसे बढ़ जाते हैं भाई कि आम आदमी फ्लैट नहीं खरीद सकता, आम आदमी मकान नहीं खरीद सकता। अभी नया रायपुर जो कैपिटल बसाया गया, वहां पर छोटे छोटे पीएम आवास भी 9-9 लाख रुपए में दिए जा रहे हैं। ये हाउसिंग बोर्ड के रेट हैं, उसको घटाना होगा। और अभी हाउसिंग बोर्ड ने एक मेला आयोजित किया, उसमें 350 करोड़ के मकान निकले। इसका कारण क्या है कि विष्णुदेव साय सरकार ने मेले के मार्फत इतने कम सुविधा, इतने कम ब्याज में मकान उपलब्ध कराए कि वो एक साथ बहुत सारे मकान निकल गए और गरीबों को मकान मिल सके। तो स्कीम इस तरह भी स्कीम लाई जाती है कि आप 350 करोड़ का राजस्व आपने कमा लिया हाउसिंग बोर्ड के तहत, और दूसरी तरफ अगर आप जमीन के रेट दाम बढ़ा दे रहे हैं तो उससे राजस्व तो जरूर मिलेगा, लेकिन आम आदमी को जमीन खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें बिल्डरों की निगाह रहेगी, इसमें पूंजीपतियों की निगाह रहेगी। और इसलिए सरकार को जो सामाजिक समरसता के हिसाब से विकास करना होता है, वो कहीं ना कहीं खटाई में पड़ेगा और सरकार की नीयत कहीं ना कहीं गलत दिखाई देगी। इससे बचने के लिए सरकार को रोल बैक करने का ऑप्शन खुला रखना चाहिए। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जैसा आश्वासन दिया है, मुझे लग रहा है कि सरकार इसमें रोल बैक करेगी, कुछ परसेंटेज कम किया जा सकता है। करना भी चाहिए। अगर देखिए लग रहा है क्या इसका इंपैक्ट गलत हो रहा है और अब विपक्ष और आम आदमी के साथ साथ मीडिया के साथ साथ अपने भी अगर परेशान है,
तो फिर सोचना चाहिए और ये एक अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि अगर ये लॉन्ग टर्म में चलता रहा और ये रेट इस कदर स्काई रॉकेट हाई हो गए तो फिर तो दिक्कत आखिरकार बीजेपी की होगी, क्योंकि जनता के सामने तो बीजेपी को जाना ही है। महंगाई को लेकर जनता बीजेपी से ही सवाल करेगी, ना हमसे करेगी ना कांग्रेस से करेगी। तो इसलिए बीजेपी को अगर लग रहा है कि जनता परेशान है तो उस पर रोल बैक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना करना है, क्या करना है, वो डिसाइड किया जा सकता है। उसको जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि कुछ जगह छोड़ दी गई हैं, कुछ जगह बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, तो ऐसा कर दिया जाए कि थोड़ा सरकार का खजाना भी भर जाए और थोड़ा जनता की जेब में पैसा भी रह जाए। पूरा निकाल करके खजाना भर लेंगे और फिर कहेंगे कि आपको वापस लौटाएंगे अलग अलग योजनाओं के तहत, तो ये कोई भी नहीं चाहता। आप मुझसे ही 10 रुपए लीजिए और आप ये कह दीजिए कि हम आपको बाद में बताएंगे कि हम आपको 11 रुपए कब देंगे, मैं नहीं दूंगा साहब। आम आदमी बहुत सिंपल गणित समझता है, उसे आज की अपने पैसे की परवाह है, कल सरकार उसे किस रूप में देगी वो नहीं पता। कहा भी जाता है कि टैक्स ऐसे वसूलना चाहिए जैसे सूरज सागर से पानी वसूल लेता है, पता नहीं चलता, और जब बरसाता है तो जमीन को पूरा तरबतर कर देता है। यह बात बीजेपी की एक वरिष्ठ नेत्री ने कही थी, संसद के अंदर खड़े होकर कही थी। बीजेपी को अपने वरिष्ठ नेताओं, चाहे वो बृजमोहन अग्रवाल हो या ऐसे बयान देने वाले नेता, उनसे थोड़ी सीख लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र वर्मा जी, अनिल द्विवेदी जी और के एस चौहान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।